दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डुवांडे क्रीचर्स के लेकर एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपके साथ कोई सच्ची और भूतिया घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पिन कमेंट में भी आपको मेरे इंस्टाग्राम का नाम मिल जाएगा। डुवांडे क्रीचर्स बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। इनकी हाइट हमारे हाथ की हथेली के बराबर की होती है और इनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। जिन भी लोगों का इनकाउंटर इन डुवांडे क्रीचर्स से हुआ है उन्होंने बाद में यही बताया है कि वो बहुत ही अजीब आकार के थे और उनकी हाइट बहुत ही कम थी। लोगों का ये भी कहना है कि वो हमारे पूरी दुनिया को चलाते हैं। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो मैं नहीं जानता। और आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान में ही घटी है। डुवांडे क्रीचर्स की ये घटना घटी है ऋषभ जी के साथ में। और अब आगे की घटना मैं आपको ऋषभ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम ऋषभ है। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ साल 2015 में घटी थी। ये घटना मेरी ज़िंदगी की बहुत ही अजीबोगरीब घटना है। इस घटना में मेरा सामना कुछ ऐसे जीवों से हुआ था जिनके बारे में आज तक मुझे पता नहीं कि वो लोग कौन थे। तो साल 2015 में मैं जॉब किया करता था। रात के 9:30 बज रहे थे। मैं अपने जॉब से वापस आ रहा था। मैं अपनी बाइक पर था। बाइक चलाते चलाते मैं रोड पर चले जा रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। जब मैं उस हलचल के पास गया तो मैंने देखा कि 3 अजीब से आकार के जीव चलते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे। उन जीवों को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। मैंने अपनी बाइक रोकी और उनके पास जाकर उन्हें बहुत ही पास से देखने लगा। जब मैं उनके पास गया तो वो लोग भी मुझे देखने लगे। उनकी अगर साइज़ में आपको बताऊं तो वो मेरे हाथ के हथेली के बराबर के लग रहे थे। वो दिखने में बहुत अजीब थे। इतने छोटे इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैंने उनसे पूछा भी कि तुम लोग कौन हो। उनमें से एक ने मुझे जवाब दिया, हम लोग जमीन के नीचे रहते हैं और कभी कभी जमीन के ऊपर इंसानों को देखने के लिए आ जाते हैं। वो जो भी था वो मुझसे हिंदी में बात कर रहा था। मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसी जीवों को मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उनको पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हारी हाइट इतनी छोटी क्यों है और तुम हिंदी कैसे जानते हो। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग ज़मीन के नीचे रहते हैं और कभी कभी इंसानों को देखने के लिए ऊपर आ जाते हैं और उनके पास जादुई शक्तियाँ भी होती हैं जिस कारण वो हिंदी में मुझसे बात कर पा रहे थे। मैंने उनको पूछा कि तुम लोग ज़मीन के नीचे कहाँ रहते हो। उन्होंने मुझे बताया कि वो ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं बता सकते, लेकिन अभी उन्हें यहाँ से जाना होगा। अगर उनके राजा ने अगर उन्हें देख लिया तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद वो मेरी आंखों के सामने ही एक पेड़ के नीचे जाके गायब हो गए और उसके बाद वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। बाद में ये बात मैंने बहुत लोगों को बताई लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। दोस्तों, अभी जो घटना मैंने आपको सुनाई है उसके सच होने का दावा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैंने जो घटना आपको सुनाई है वो मुझे रेडिट से मिली थी और मैंने वही सेम टू सेम घटना आपको सुनाई है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको संकेत जी के साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसके गवाह चेतन जी थे। ये दोनों एक दोस्त हैं और इनके साथ जो घटना घटी है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 1 महीने ही पुरानी है। ये घटना घटी है 20 अगस्त रात के 1 बजे। और अब आगे की घटना मैं आपको सुनाऊंगा चेतन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम चेतन है। आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये इतनी ज़्यादा डरावनी घटना है कि ऐसी घटना आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दरअसल मेरा एक दोस्त है, उसका बर्थडे था 20 तारीख को, रात के 1 बजे हुए थे। हम लोग उसके घर से थोड़ा दूर जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं, संकेत और भी बहुत से लोग थे जो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। बाकी लोगों को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मुझे और संकेत को ही याद रखिए। तो जब मैं और संकेत बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और उस टाइम की कुछ फ़ोटोज़ लेने लगा। लेकिन उसी वक्त हमें अचानक से बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लग गई। वो गर्मी का मौसम था, लेकिन अचानक से इतना ठंड कैसे लगने लग गई थी मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। संकेत ने भी मुझे कहा कि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, उसे घर जाना है। मैंने कहा कि तुम कोई बच्चे थोड़ी हो, थोड़ी देर बाद हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर उसके बाद सब धीरे धीरे करके अपने घर चले गए। फिर मैं भी घर आ गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने पिछली रात की जो फ़ोटोज़ ली थी उनको चेक करने लगा। जब मैंने पिछली रात की ली हुई फ़ोटोज़ को चेक किया तो उस फ़ोटोज़ में कुछ ऐसा भी कैप्चर हुआ था जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। दरअसल उन्हीं में से एक फ़ोटो में मेरा दोस्त संकेत केक काट रहा है और उसी के साइड में एक बहुत ही अजीब सी और डरावनी सी लड़की खड़ी हुई है जो कि संकेत को केक काटते हुए देख रही है। ये फ़ोटो जैसे ही मैंने देखी तो मैंने संकेत को फ़ोन किया, लेकिन संकेत मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहता था। मैं उसके घर गया। जब मैं उसके घर गया तो उसकी मम्मी वहाँ थी, संकेत घर पर नहीं था। मैंने उसकी मम्मी को पूछा, आंटी, संकेत कहाँ गया है? आंटी ने कहा कि संकेत दवाई लेने के लिए मेडिकल पे गया है, उसे कुछ बुखार चढ़ गया है इसलिए। मैंने कहा कि ठीक है आंटी, मैं बाद में आता हूँ। फिर शाम के वक्त मैं एक बार फिर से संकेत के घर गया, लेकिन संकेत की मम्मी ने इस बार मुझे ये बताया कि संकेत कुछ पागली जैसी हरकतें कर रहा था, इसलिए संकेत को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। 2 दिन तक संकेत हॉस्पिटल में भर्ती रहा और मैं उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जब वो वापस आएगा तो मैं उसे उस औरत के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी मम्मी मेरे पास आई। उन्होंने मुझे कहा, बेटा चेतन, जब तुम लोग संकेत का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल सा हुआ था क्या? मैंने कहा कि हाँ आंटी, जब हम लोग उस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे तो हमें अचानक से बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी। और अगली सुबह जब मैंने उन फ़ोटोज़ को चेक किया तो मुझे उसमें एक लड़की दिखाई दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैंने उस फ़ोटो को संकेत की मम्मी को भी दिखाया। फ़ोटो देखते ही संकेत की मम्मी मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपने बेटे को किसी पंडित जी को या फिर किसी भूत उतारने वाले को दिखा देती। मैंने इस बात को जैसे ही सुना तो मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं एकदम सुन्न हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात समझ आ गई थी कि वो फ़ोटो में जो लड़की दिखाई दी है वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है, वो कोई भूत थी। उसके बाद संकेत की मम्मी ने संकेत को एक भूत उतारने वाले बाबा को दिखाया। फिर बाद में संकेत ठीक हो गया। फिर बाद में मैंने उस फ़ोटो को संकेत को भी दिखाया था और वो भी इस बात पर यकीन कर चुका था कि उसके ऊपर कोई भूत चढ़ा हुआ था। दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको जिस फ़ोटो के बारे में बताया है वो फ़ोटो आज शाम 7 बजे मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको चारुल जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो उन्होंने मुझे भेजी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आकर आप अपने साथ घटी सच्ची घटना भी मुझे भेज सकते हैं। तो अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा चारुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम चारुल है। आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन एकदम सच्ची घटना है। दरअसल मैं पुणे शहर की रहने वाली हूँ। मेरे साथ जब ये घटना घटी थी उस वक्त मेरे घर के साइड में एक नई पड़ोसन रहने के लिए आई थी। उसके घर में उसकी मम्मी और उसकी बेटी ही रहते थे। कुछ दिनों तक हम लोगों ने उनसे बात की और उनकी जो बेटी थी उससे मेरी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। हमारे साथ रहते रहते करीबन उसको 1 महीना हो चुका था। उस लड़की ने अपना नाम शुभांगी बताया था। लेकिन एक बार जब मैं उसके घर पे गई तो मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लिया जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं जब उसके घर गई तो उसने मुझे कहा, चारुल बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। शुभांगी मेरे लिए पानी लेकर आई और उसके बाद हम लोग बैठे बैठे ही बातें करने लगे। फिर सडनली शुभांगी ने कुछ ऐसी बात की जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उसने हवा में ही बात करते करते न जाने किसी से बात करी। मैंने उसको पूछा, शुभांगी तुम किससे बात कर रही हो? शुभांगी ने मुझे बताया कि वो अपने छोटे भाई से बात कर रही है। मैंने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किससे बात कर रही हो? उसने कहा कि वो अपने मरे हुए छोटे भाई से बात कर रही है। ये बात जैसे उसने कही तो कुछ पल के लिए तो मैं सच में डर गई थी, लेकिन उसके बाद मैं मन ही मन में हंसने लगी। मुझे हंसता हुआ देख शुभांगी ने मुझे कहा, तुम्हें भले ही मेरी बात गलत लग रही होगी और ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन ये सब चीज़ें असलियत में एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं। मैंने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई मरा कैसे? उसने मुझे बताया कि शुभांगी के पापा का और शुभांगी के छोटे भाई का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी और उसके भाई के साथ शुभांगी का बहुत ही क्लोज रिलेशन था। इसलिए अपने भाई से आज भी बात कर सकती है क्योंकि उसे अपने भाई की आत्मा नज़र आती है। ऐसा मुझे शुभांगी ने बताया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने शुभांगी को कहा कि अगर तुम्हारा भाई यहाँ है तो मुझे कोई सबूत दो। उसने सबूत देने के लिए अपने भाई को कहा, रॉबिन यहाँ पर पड़ा हुआ कोई भी सामान उठाकर चारुल को दिखाओ। फिर उसका जो भाई था जिसका नाम रॉबिन था उसने एक सामान उठाया और हवा में उड़ाया, जिसको देखकर मैं समझ चुकी थी कि वहाँ कोई एंटिटी ज़रूर थी और वो और कोई नहीं बल्कि शुभांगी का छोटा भाई ही था। उसने मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी भी शुभांगी के घर नहीं गई क्योंकि मुझे उसके घर में जाने में बहुत ही डर लगता है। तो दोस्तों, वीडियो होती है यहीं ख़त्म। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत ही जल्दबाजी में बनाई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। खैर, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से वेंडिगो की कुछ सच्ची कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। वेंडिगो एक आदमखोर शैतान होता है जो कि नेटिव अमेरिका में पाया जाता है। ये ठंडी जगहों में रहने में माहिर होता है। इसे लोगों की आवाज़ें निकालने भी बहुत अच्छे से आती हैं। ये इंसानी मांस खाता है। ज़्यादातर ये बच्चों का मांस खाता है क्योंकि इसे बच्चों का मांस खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। नेटिव अमेरिका के कुछ लोग ये मानते हैं कि वेंडिगो एक श्रापित आत्मा है। अब ये कौन है, क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इस वेंडिगो के ऊपर पहले करीबन 10 वीडियो बना रखी है। उन 10 के 10 वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहें तो आप उन्हें जाके ज़रूर देखें। वेंडिगो की ये घटना घटी है कूपर नाम के एक लड़के के साथ में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कूपर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम कूपर है। वेंडिगो की ये घटना मेरे साथ सन 2005 में घटी थी। सन 2005 में मेरा 20वां जन्मदिन था और मुझे ये भूत प्रेत और ऐसी क्रिप्टेड क्रीचर्स के बारे में सुनने में मुझे बचपन से ही बहुत मज़ा आता था। मैं अमेरिका के रहने वाला हूँ, खासकर मैं नेटिव अमेरिकन हूँ। मुझे वेंडिगो के बारे में सुनने में बहुत मज़ा आता था। मुझे वेंडिगो के बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी थी। जैसे ही मेरा 20वां जन्मदिन आया तो मैंने मेरे 3 दोस्तों को कहा कि इस बार मैं अपना 20वां जन्मदिन जंगलों में बनाऊंगा और मैं ऐसे जंगलों में बनाऊंगा जहां पर वेंडिगो को पाया जाता है। मुझे पता था कि वेंडिगो को किन जंगलों में पाया जाता है। मैंने अपने 3 दोस्त हेनरी, लॉरेन और मेरे तीसरे दोस्त का नाम था खाफरे, हम 4 लोग मिलकर 20वां जन्मदिन मनाने के लिए जंगलों में निकल गए थे। मेरे तीनों दोस्त मेरे इस कैंपिंग के लिए मान गए थे। हमारा 3 दिन का कैंपिंग का प्लान था। हम लोग एक ऐसे जंगलों में जाकर कैंपिंग करने वाले थे जहाँ पर आए दिन वेंडिगो की कहानियाँ हमें सुनने को मिल जाती थी। वैसे तो मेरे परिवार ने मुझे मना किया कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन मैंने उन्हें बनाया और मैंने अपने साथ कुछ पिस्टल्स भी रख ली थी। मैंने अपने दोस्तों को भी कह दिया था कि वो भी अपने साथ कुछ हथियार रख लें ताकि जंगलों में कुछ दिक्कत होए तो वो हथियार उन्हें बचा लें। हम लोग उस कैंपिंग साइट पर पहुंच चुके थे। जब हम लोग उस जंगल में जा रहे थे तो वहाँ के कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हमें रोकने की कोशिश करी। हेनरी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और वो फॉरेस्ट ऑफिसर में अंदर जाने के लिए मान गए, लेकिन उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हमें चेतावनी दी थी कि अंदर संभल कर रहना क्योंकि अंदर वेंडिगो है। हमने उनकी ये बात सुनी थी लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग हमारे कैंपिंग साइट पर पहुंच चुके थे। सुबह के 11 बज रहे थे। हम लोगों ने पूरा दिन उस जंगल में बहुत मस्ती करी। उस पूरे दिन तो हमें वेंडिगो नहीं दिखा। जब रात के 7 बजे तो हम लोग हमारी कैंपिंग साइट पर वापस आए। कार्ले और हेनरी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो हम लोगों ने 2 कैंप लगाए, जिसमें से एक कैंप में तो कार्ले और हेनरी थे, दूसरे में मैं और खाफरे सोए हुए थे। रात के 11 बज चुके थे। हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया था। हम दोनों के कैंप के बाहर कैंप फायर जल रही थी। रात के करीबन 11:30 या 12 ही बज रहे होंगे। टाइम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। मेरे साइड में सोया खाफरे मुझे जगाने लगा। मैं उठा और मैंने खाफरे को पूछा, खाफरे, क्या हुआ है? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने मुझे उठाया और कहा, कूपर, हमारे टेंट के बाहर कोई घूम रहा है। मैं समझ चुका था कि ये पक्का वेंडिगो ही होगा। फिर तभी मेरे पास कार्ले का फ़ोन आया। कार्ले मुझे कह रही थी कि उसने अपने कैंप के बाहर किसी की परछाई को देखा है। मैंने कहा कि तुम हेनरी को उठाओ और तुम दोनों ही अपनी अपनी बंदूकें लेकर कैंप के बाहर आओ। मैं और खाफरे भी बंदूकें लेकर बाहर आ रहे हैं। मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आज तो मैं इस वेंडिगो को पकड़ कर ही रहूँगा। मैं अपने कैंप के बाहर निकला और उस वेंडिगो को पकड़ने के लिए हम 4 लोग एक हुए। मैंने कार्ले और हेनरी को कहा कि तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं और खाफरे दूसरी तरफ जाएंगे। हम लोग हमारी बंदूकें लेकर उस वेंडिगो को ढूंढने के लिए जंगल के बहुत ही ज़्यादा डीप में चले गए थे। फिर जब हम लोग
उस वेंडिगो को ढूंढ ही रहे थे, तभी हमें 4 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही हमने उस गोली चलने वाली आवाज़ की तरफ देखा तो हमने देखा कि कार्ले बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और हमारी तरफ भागते हुए आ रही है। वो बहुत ही ज़्यादा रो भी रही थी। वो हमारे कदमों में आकर गिर गई। हमने कार्ले को संभाला और उसे हमने पूछा कि क्या हुआ है, हेनरी कहाँ है। कार्ले ने हमें कहा कि उसने हेनरी को मार डाला। हमने पूछा किसने हेनरी को मार डाला। उसने कहा वेंडिगो। हमने कहा कि क्या सच में हेनरी मर चुका है। उसने कहा कि हाँ, जब वो लोग वेंडिगो को ढूंढ रहे थे तो अचानक से ही पीछे से किसी जीव ने, जो कि करीबन 12-10 फीट का था, वो हेनरी के ऊपर कूदा और उसे मारने लगा। तभी कार्ले ने उस वेंडिगो के ऊपर 4 गोलियां चला दी, जिसके कारण वो हेनरी की बॉडी को लेकर जंगल के अंदर भाग गया और कार्ले भागते हुए हमारे पास आ गई। इस घटना को सुनकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और उस जंगल से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग जंगल के इतने अंदर खड़े थे कि हमें पता ही नहीं था कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में जाएं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। कार्ले का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसने कुछ देर पहले अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया था और हमने भी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त को खो दिया था। अब हम लोग हेनरी के घर पर क्या जवाब देते, ये सोच सोच कर भी हमारा दिमाग फटे जा रहा था। हमें हमारे पीछे से वेंडिगो की डरावनी आवाज़ें भी आराम से सुनाई दे रही थी और उसके घुर्राने की आवाज़ें भी क्लियरली सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे करके हम लोग हमारी कैंपिंग साइट पर पहुँचे। कैंपिंग साइट पर हम लोग जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर जो कैंप फायर चल रही थी वो भी बुझ चुकी थी। हमारे सारे कैंप भी उजड़ चुके थे। उस उजड़े हुए कैंप को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने अपना पूरा गुस्सा इन कैंपों के ऊपर निकाला हो। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मेन रोड जहाँ पर हमें वो फॉरेस्ट रेंजर्स मिले थे वो ज़्यादा दूर नहीं थी। हमने हमारा कैंपिंग का सामान सारा वहीं छोड़ा। हमने हमारे फ़ोन्स को भी वहीं छोड़ दिया था। हमारे हाथ में बस बंदूकें थी। हम लोग बेसुध होकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाने लगे। हम लोग उस रोड पर पहुंच चुके थे। खुशकिस्मती से वो फॉरेस्ट रेंजर्स आज भी उसी जगह पर खड़े हुए थे। हम लोग उसके पास गए और हमने उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने हमें कहा कि हमने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया है। मुझे आज तक भी अपने इस डिसीजन पे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है कि मैं वेंडिगो को देखने के लिए उस जंगल में क्यों गया और हेनरी को लेकर क्यों गया और रात में उन कैंप से बाहर ही क्यों निकला। हमने हेनरी के परिवार को भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हेनरी का परिवार समझने को तैयार ही नहीं था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज तक मैं उस डिसीजन को लेकर पछताता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शफीक जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ऐसी और कहानियाँ लाता रहूँगा। और अगर आप ही के साथ कोई सच्ची घटना घटी हो जो आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल में फीचर करूं, तो आप
वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा। मैं अपने चैनल में उसे फीचर ज़रूर करूँगा। आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शफीक जी के साथ में घटी ये घटना अब मैं आपको सुनाऊंगा उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम शफीक है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब 2016 में मैं अपना टेम्पो लेकर अपने घर वापस जा रहा था। दरअसल मैं एक टेम्पो ड्राइवर हूँ जो कि लोगों को उनकी एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम करता हूँ। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। सन 2016 में रात का वक्त था, करीबन 10:30 बज रहे थे। मेरा घर जाने का वक्त हो गया था। मैं मेरे घर से करीबन 16 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पर मौजूद था और हर रात को मैं उसी जगह पर जाता था, क्योंकि मैं जिस जगहों पर लोगों को छोड़ने के लिए जाता था उसमें से ये जगह जो कि मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर थी वो मेरा आखिरी जगह होता था। वहाँ से मेरा काम ख़त्म हो जाता था और घर में लौट आता था। घर लौटते लौटते मुझे रात में बहुत ही ज़्यादा देर हो जाया करती थी, जिस वजह से मेरी वाइफ खाना बना के रख दिया करती थी और मैं आके उसे खा लेता था और सुबह भी मैं घर से जल्दी ही निकल जाता था। तो 2016 की एक रात थी जब मैं अपना काम कंप्लीट करके घर की तरफ वापस लौट रहा था। जब मैं घर की तरफ वापस लौट रहा था तो मुझे एक औरत दिखाई दी। मैंने उस औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी क्योंकि वो औरत मुझे हाथ दिखा रही थी। उसके पास ले जाकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी। मैंने उस औरत को पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो उस औरत ने मुझे एक चिट्ठी दी, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उसे पास ही में एक होटल में जाना है। वो होटल उसी रास्ते में था जिस रास्ते में मेरा घर आता था। तो मैंने सोचा कि मैं घर तो जा ही रहा हूँ तो इस औरत को भी होटल छोड़ दूँगा। मैंने अपनी गाड़ी में उस औरत को बैठा लिया। वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गई। मैंने उस औरत को पूछा कि आप इतनी रात को होटल में क्यों जा रही हैं, लेकिन उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस औरत ने एक बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था। उसका बिहेवियर भी बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन उसके बिहेवियर से मुझे कोई भी लेना देना नहीं था। मैंने अपना टेम्पो स्टार्ट किया और उस रास्ते पर चल पड़ा। वो होटल करीबन 5 किलोमीटर दूर आने वाला था। मैं भी अपने घर से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक और आदमी नज़र आया। उस आदमी को भी मैंने अपने टेम्पो में बैठा लिया क्योंकि उसे मैं बहुत ही अच्छे से जानता था। वो मेरे गली मोहल्ले का ही एक इंसान था जिससे मैं बहुत ही अच्छे से जाना करता था। वो आज मुझे एक रोड पर ही मिल गया था। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने उसे अपने टेम्पो में बैठा लिया। वो उस औरत के पास जाकर ही बैठ गया। मैंने अपना टेम्पो फिर से शुरू किया। मेरे उस दोस्त ने भी उस औरत से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो औरत किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर न जाने अचानक से मेरे दोस्त को क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और अनकॉन्शियस हो गया और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। वो टेम्पो को रोकने के लिए मुझे बार बार कह रहा था। उसके बाद मेरा टेम्पो रोका और मेरा दोस्त टेम्पो से नीचे उतर गया और भागकर न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसको बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैं ये सोच में पड़ गया था कि न जाने उसे क्या हुआ है। तभी वो औरत की पीछे से आवाज़ आई, टेम्पो चलाओ। ये चीज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मैं पीछे पलट के देखा तो वो औरत अभी भी वहीं बैठी हुई थी और मुझे अपने हाथों के इशारे से आगे जाने को कह रही थी। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। मैंने अपना टेम्पो उसी होटल के पास जाकर रोका जिस होटल का एड्रेस उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, जिस चिट्ठी को उस औरत ने मुझे दिया था। उस होटल के पास जाकर वो औरत उतर गई। उसने मुझे कुछ पैसे दिए। उसे मैंने ये बताया नहीं था कि मुझे कितने पैसे चाहिए। नॉर्मली उसके डिस्टेंस के हिसाब से मुझे उससे 25 रुपये लेने चाहिए थे और उसने मुझे 25 रुपये ही दिए, बल्कि मैंने उसको ये बताया भी नहीं था कि मुझे कितने पैसे चाहिए। उसने 25 रुपये मेरे साइड वाली सीट पर रखे और मेरी आंखों के सामने उस होटल के अंदर चले गई। बाद में जब मैं उस पैसों को लेकर घर आया तो वो पैसे मेरे हाथ में से गायब हो चुके थे। न जाने ऐसा कैसे हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
घर आया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ सबके सब सो गए हैं। उन्हें जल्दी सोने की आदत थी। मैंने खाना खाया। खाना खाते खाते मैं अपने उसी दोस्त के बारे में सोच रहा था जो कि मेरे टेम्पो में बैठा था और बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया था। खाना खाते खाते करीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके थे और मेरा खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैंने खाना ख़त्म किया और उसके बाद मेरा मन किया कि एक बार मैं अपने उसी दोस्त के घर जाऊं और ये देखूं कि वो अपने घर अभी तक पहुंचा है या नहीं। उसी वक्त मैंने खाना ख़त्म किया। आप कह सकते हैं कि मैंने खाना वहीं छोड़ दिया। मैं अपने घर से बाहर निकला और अपने उसी दोस्त के घर के पास गया जो दोस्त मेरे टेम्पो में बैठा था। उसका नाम अफाक था। मैं उसके घर के पास गया। मैंने उसके घर पर बहुत आवाज़ें लगाई लेकिन उसके घर में से तो कोई बाहर नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसके घर में सब लोग सो चुके होंगे। मैं कल उससे बात कर लूँगा। मैं घर वापस आया और चुपचाप बिना कोई आवाज़ करे सो गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और अपना टेम्पो लेके एक बार फिर से निकल गया। जब मैं टेम्पो लेके उसके घर के सामने से निकला तो उसके घर के सामने मैंने देखा कि उसके घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत ही अजीबोगरीब फील हुआ, लेकिन मैं पूरे दिन टेम्पो चलाता रहा और इतना काम करने के चक्कर में मेरे दिमाग से ये बात भी निकल गई थी कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे दोस्त इतने ज़्यादा घबरा क्यों गया था। जब मैं वापस देर रात को अपने घर वापस आया तो मेरे परिवार के कुछ लोग मेरे उसी दोस्त के घर इकट्ठा खड़े हुए थे। मेरे परिवार के साथ में गली मोहल्ले के और भी कुछ लोग मेरे उसी दोस्त के घर के बाहर खड़े हुए थे। वो खड़े हुए क्यों थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना टेम्पो पार्क किया और अपने परिवार के पास गया। मेरे परिवार ने मुझे ये बताया कि मेरे वो दोस्त जो कि उस रात को इतना ज़्यादा घबरा गया था, मेरे उस दोस्त ने सुसाइड कर लिया है। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मेरे दिल को एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सा झटका लग गया। ये चीज़ न जाने क्यों हुई मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये चीज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मेरे दिमाग में उसी रात की वो घटना बार बार घूमे जा रही थी और मैं ये कंफर्म हो गया था कि ये शायद उसी औरत की वजह से हुआ होगा जिस वजह से मेरा दोस्त इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया था और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिर मैंने इस बात को ठान लिया कि मैं उस औरत के बारे में पता ज़रूर लगाऊंगा। मैंने उस औरत के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की। मैं उस होटल में भी गया और उस होटल के स्टाफ से मैंने उस औरत के बारे में पूछा कि करीबन एक रात पहले मैंने यहाँ एक औरत को छोड़ा था। वो औरत कौन थी, उसका नाम क्या था। होटल के स्टाफ ने मुझे क्लियरली मना कर दिया कि वो किसी औरत को नहीं जानते और ना ही उन्होंने किसी औरत को इस होटल के अंदर आते देखा था। मैंने उस होटल की सीसीटीवी कैमरा को भी चेक किया जब मैंने उस टाइम पे उस औरत को होटल के अंदर छोड़ा था। सीसीटीवी कैमरा में मेरा जो टेम्पो था वो तो ज़रूर रिकॉर्ड हुआ लेकिन वो औरत रिकॉर्ड नहीं हुई, बल्कि मैंने उस औरत को अपनी आंखों से उस होटल के अंदर जाते हुए देखा था। मेरा टेम्पो करीबन 10 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा और उसके बाद वहाँ से निकल गया और नॉर्मली भी उस रात को ऐसा ही हुआ था। 10 सेकंड के अंदर अंदर ही वो लड़की या फिर वो औरत जो भी चीज़ थी वो मेरे टेम्पो से नीचे उतरी। उसने मुझे पैसे दिए और वो होटल के अंदर चले गई और ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि वो औरत कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। या तो वो कोई चुड़ैल या फिर कोई जिन या फिर कोई डायन थी। अब वो चीज़ क्या थी वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दोस्त अफाक ये बात ज़रूर जान चुका था कि वो एक चुड़ैल के पास में बैठा हुआ है, इसलिए वो इतना ज़्यादा घबरा गया होगा और घबराहट में ही वो मेरे टेम्पो से नीचे उतर गया। अब उसने सुसाइड क्यों किया ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं अपने दोस्त को बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और इस घटना को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। मैंने अपने परिवार को उस घटना के बारे में तो कभी नहीं बताया, लेकिन आज के वक्त में भी वो घटना अक्सर मुझे याद आ जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होता है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो मैं कैंपिंग पर लाने वाला था, लेकिन मैंने कैंपिंग के ऊपर 2-3 वीडियोस बना रखी हैं जिन पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आए हैं। तो पहले आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें। मैं कैंपिंग के ऊपर भी नई वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना घटी है रोशन नाम के एक बंदे के साथ में, जो कि पंजाब के अमृतसर में रहता है। उसने ये घटना रेडिट पर शेयर की थी। मैंने वहीं से ये घटना ली है। अगर आपको घटना पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हर रात 9 बजे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रोज़ मिल जाया करे, क्योंकि मेरी वीडियो रोज़ रात 9 बजे ही आती है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ बतानी थी आपको कि मैंने अपने इंस्टाग्राम का नाम चेंज कर दिया है। अब मैंने उसका नाम कार्तिक 1 ऑफिशियल कर लिया है, तो आप उस पेज को जाके भी ज़रूर विज़िट करें। खैर, आज की कहानी पर आते हैं, और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा रोशन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रोशन है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पहलू है, जो कि मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ घटा था। इस घटना को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। मेरा नाम रोशन है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10 साल का था। मैं, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई और मैं जिस घर में रहा करते थे वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था, जिसमें हमारे पूर्वज रहा करते थे। लेकिन अब चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था, तो मेरे पापा ने उसको तुड़वा कर वहाँ पर एक नया घर बनाने का सोचा। हम सब लोगों को ये घर बहुत ही वैसे तो प्यारा था, लेकिन पापा का आइडिया भी हमें अच्छा लगा, और उसके बाद पापा ने उस घर को तुड़वा दिया। अब जब तक वहाँ कोई नया घर नहीं बन जाता, हमें किसी दूसरे घर में रहना था। पापा ने कहा कि हम किसी किराए के घर में रह लेंगे, तब तक ये घर नहीं बन जाता। इसलिए मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई कुछ सालों के लिए उस किराए के घर में रहे थे, और उसी किराए के घर में मेरे साथ ये डरावना सा इंसिडेंट घटा था। तो दरअसल हुआ ये कि पापा ने जिस घर को लिया था वो बहुत ही बड़ा घर था। उसमें 4 कमरे थे और एक बड़ा सा किचन था और 2 बाथरूम भी थे। ये घर हमारे लिए एकदम बेस्ट था, क्योंकि ये घर एक तो बड़ा था, अच्छा था, और इसका रेंट भी कम था। लेकिन इसके मालिक को कभी हमने नहीं देखा था। वो पापा के साथ ही फ़ोन पर बात किया करता था, और न जाने कैसे करके वो पापा से पेमेंट भी ले लिया करता था। खैर, इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उस घर में रहना स्टार्ट हो चुके थे। पापा ने उस घर को ले लिया था और हमने उसमें रहना भी स्टार्ट कर दिया था। कुछ रातें तो सही बीती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें 4 कमरे थे, लेकिन उसके 2 कमरे हमेशा बंद ही रहते थे। उन पर बहुत ही मोटे मोटे ताले लगाए गए थे। जब हमने पापा को इन तालों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मकान मालिक ने हमें इन कमरों को खोलने की परमिशन नहीं दी है, इसलिए हम इन्हें नहीं खोल सकते। लेकिन बाकी जो 2 कमरे थे उसमें मैं और मेरा छोटा भाई, और दूसरे वाले कमरे में मेरे मम्मी पापा सोया करते थे। धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया। कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात को जब मैं और मेरा छोटा भाई एक कमरे में सो रहे थे, तो मेरे भाई को अचानक से ऐसे फील होने लगा कि उसके पैरों पर कोई बैठा हुआ है। उसे लगा कि शायद मैं बैठा हुआ हूँ। उसने नींद ही नींद में कहा कि रोशन, तुम मेरे पैर पर क्यों बैठे हो, उठ जाओ।
उस वक्त मैं भी जाग रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने ये बात सुन ली थी। मैंने मेरे छोटे भाई को कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पैरों पर नहीं बैठा, मैं तो साइड में लेटा हुआ हूँ। मेरे भाई ने जैसे ही ये बात सुनी तो वह उठा और उसने मुझे देखा। मैं सही में साइड में लेटा हुआ था। उसने जैसे ही मुझे साइड में लेटा हुआ देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। उसने मुझे भी उठाया। मैं उठा और मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया है इतनी रात को तुम्हें? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? उसने मुझे बताया कि उसके पैरों पर ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है। जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी बैठा हुआ नहीं था। लेकिन मेरा भाई बिल्कुल भी मजाक तो नहीं कर रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर असली टेंशन मैं देख सकता था। वो अपने पैरों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। मैंने जैसे ही उसके पैर पर अपना पैर मारा तो उसका पैर थोड़ा सा मूवमेंट करने लगा। फिर उसका पैर कुछ सेकंड्स बाद ठीक हो गया। उसके ऊपर जो वजन था वो भी हट चुका था। मेरा भाई इस घटना से बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और मैं भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो रात जैसे तैसे करके हमने काटी। अगली सुबह ये घटना हमने मम्मी पापा को बताई, लेकिन उन्होंने हम पर यकीन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें नए घर में सेटल होने में टाइम लगेगा, और वो वहाँ से चले गए। फिर कुछ रातों तक मुझे भी ऐसा फील होता रहा कि कोई कमरे में है जो सीधा मुझे ही घूर घूर कर देखता है। और हद तो तब हो गई जब मैंने इस कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें मेरा छोटा भाई भी सुन सकता था, जिससे हमें ये तो कंफर्म हो गया था कि हमारा ये कोई वहम तो नहीं है। इस घर में पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर ही है। हम हमारे मम्मी पापा को हर बार अपनी घटना समझाते थे, लेकिन वो हम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। जैसे तैसे करके दिन बीतते गए। अब हम लोग इस घटना के आदी हो चुके थे। अब हमें डर भी थोड़ा कम लगता था क्योंकि उस घर में जो भी चीज़ थी वो उस घर में थी तो सही, लेकिन वो हमें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मम्मी पापा को हमारी बात पर तब यकीन हुआ जब उन्होंने खुद एक बच्चे को हमारे कमरे में देखा था। उन्होंने हमें यह बताया था कि आधी रात को जब पापा हमें देखने के लिए हमारे कमरे में आए थे तो एक बच्चा पलंग के साइड में खड़े होकर हम दोनों को ही देख रहा था, और जब पापा ने लाइट ऑन करी तो वो पापा की आंखों के सामने ही गायब हो गया। जब पापा ने ये चीज़ देखी थी तब उन्हें जाकर हम पर यकीन हुआ और उन्हें ये पता चला कि इस घर में सही में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अगले दिन उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी घर में आए। उन्होंने घर को अच्छी तरीके से जांचा और पापा को ये बताया कि इस घर में पहले एक तांत्रिक रहा करता था जो कि अलग अलग क्रियाएं करा करता था, और उसने अपने खुद के 9 साल के बेटे को बलि चढ़ा दी थी। हम लोग जिस कमरे में सोते थे उसी कमरे में उसने अपने बच्चे को बलि चढ़ाई थी। ये बात जैसे ही मुझे पता चली तो मैं समझ चुका था कि पक्का ये उसी बच्चे की आत्मा है जो इतने महीनों से हमें दिखाई देती है, लेकिन वो कभी भी हमें परेशान नहीं किया करती थी। ये घटना जब मैंने और मेरे भाई ने सुनी थी तो कुछ अगले हफ्ते तक हमें रात को रोज़ वो बच्चा सपने में दिखाई देता था। वो पूरे कमरे में इधर से उधर दौड़ता था, फिर पंखे पे चढ़ के अपने आप को फांसी लगा लेता था। इतनी भयानक घटना हम रोज़ सपने में देखा करते थे। फिर कुछ महीनों बाद पापा ने उस घर को भी छोड़ दिया और किसी दूसरे घर में जाके सेटल हो गए। फिर हमारा जब वो नया वाला घर बन के तैयार हुआ तो हम लोग फिर वहाँ जाकर सेटल हो गए, और फिर ये घटना हमारे साथ कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मेरे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट ज़रूर करें। आप वहाँ अपने साथ घटी सच्ची डरावनी घटना भी भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कल वीडियो नहीं आ पाई किसी पर्सनल रीजंस की वजह से। खैर, इन सब बातों को दूर रखते हैं और फोकस करते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है।
जो कि हमारे हिंदुस्तान में ही घटी है। ये घटना घटी है विनय नाम के एक लड़के के साथ में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा विनय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम विनय है। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं और मेरे पड़ोस के ही कुछ दोस्त गोवा घूमने के लिए गए हुए थे। गोवा में ही हमारे साथ यह रहस्यमयी और डरावनी सी घटना हमारे साथ घट गई थी। तो दरअसल बात है सन 2007 की। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने गोवा घूमने का प्लान बनाया। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, कुछ दिन वहाँ रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हम लोगों ने वहाँ पर एक होटल भी बुक कर दिया था, सब कुछ फिक्स हो चुका था। हम लोग हमारे घर से निकल चुके थे। उस वक्त हमारी उम्र 22 साल की थी। हम लोग हमारे घर से निकल चुके थे, गोवा तक पहुँच भी चुके थे। गोवा के उस होटल में हमने एक रात भी गुजार ली। उसके अगली सुबह जब हम लोग पूरा गोवा घूमे, हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। लेकिन जब हम हमारे होटल में वापस लौट रहे थे तभी हमारे साथ ये डरावनी सी घटना घटी थी। तो दरअसल हुआ ये कि जब हम हमारा खेल कूद करके वापस होटल लौट रहे थे तो हम लोग एक कार में थे। जिस कार में हम लोग वापस लौट रहे थे वो एक सुनसान रास्ता था। रात के करीबन 1 बजे हुए थे। हम लोग एक रास्ते से गुजर रहे थे, तभी हमें एक रास्ते पे एक आदमी नज़र आया जो कि हाथ दिखा रहा था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग 3 लोग थे, जिसमें से एक मैं था, एक राकेश था और दूसरा लोकेश था। हम 3 लोग थे। राकेश और लोकेश दोनों भाई भाई थे जो कि मेरे पड़ोस में ही रहा करते थे और मेरे साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। राकेश और लोकेश दोनों जुड़वा भाई थे। खैर इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें जैसे ही वह आदमी नज़र आया हमने हमारी कार उसके पास जाके रोकी। कार मैं चला रहा था। मैंने अपने कार का शीशा नीचे किया और मैंने उस अंकल को पूछा, अंकल आपको क्या चाहिए? उस अंकल ने ये बताया कि उसे यहीं थोड़ा आगे एक मंदिर है, वहाँ जाना है। उस आदमी में हमें कुछ भी खोट नहीं लग रही थी तो हमने उसे पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। आगे वाली सीट पे तो मैं बैठा हुआ था और मेरे साइड में लोकेश बैठा हुआ था और हमारे पीछे वाली सीट पर राकेश बैठा हुआ था और राकेश के साइड में ही वो अंकल बैठे हुए थे। वो अंकल बहुत अजीब सी हरकतें करने लग गए थे कार के अंदर बैठते ही। वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से कुछ बड़बड़ा रहे थे जिन्हें हम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। मेरे पास में लोकेश बैठा हुआ था। मैंने लोकेश को पूछा, बहुत ही धीरे से पूछा था, लोकेश तुम्हें ये अंकल कुछ अजीब से नहीं लग रहे? लोकेश ने भी मुझे कहा कि हाँ शायद इन अंकल के साथ कुछ गड़बड़ी है। फिर हम जब थोड़ा ही आगे गए तो हमें एक मंदिर नज़र आया। उस मंदिर के पास जाकर मैंने अपनी कार रोकी। कार रोकते ही मुझे वो अंकल ने कहा कि नहीं बेटा ये वाला मंदिर नहीं, थोड़ा आगे लेके जाओ। जहाँ तक मुझे पता था आगे सैकड़ों किलोमीटर्स तक कोई भी मंदिर नहीं था। न जाने ये अंकल कौन से मंदिर की बात कर रहे थे, लेकिन उनके कहने पर मैंने अपनी कार आगे बढ़ा ली। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक और आदमी नज़र आया जो कि हमारी ही उम्र का था। वो हमें हाथ दिखा रहा था। लोकेश ने कहा गाड़ी रोक दो इसके पास जाकर, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उसकी मदद करूं। लेकिन लोकेश के ज़्यादा फोर्स करने पर मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और फिर उस आदमी को पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जाना है तुम्हें। उसने जैसे ही हमारे कार के पीछे बैठे उस अंकल को देखा वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने जैसे ही अंकल को देखा वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और जब हमने पीछे पलट के देखा तो हमारी जान हमारे हलक में आ गई थी। वो अंकल का चेहरा एकदम जल चुका था। वो बहुत ही डरावने और भयानक लग रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिंदा लाश बैठी हो। उन अंकल ने भले ही हमारे ऊपर कोई हमला ना किया हो, लेकिन वो रात हम हमारे ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। हमने उसी वक्त वो कार को छोड़ दिया। राकेश बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, वो पीछे बैठे बैठे ही सो गया था। हमने राकेश को भी उस कार से बाहर निकाला और फिर हम लोग उस कार से बहुत दूर निकल गए। जैसे तैसे करके हम लोग होटल पहुँचे और अगली सुबह हम लोग हमारे घर आ गए।
कार को भी हमने जैसे तैसे करके वो छुड़वा लिया था और अपने घर मंगवा लिया था। फिर हमने घर पे भी पूरी घटना हमारे घर वालों को बताई, लेकिन उन्होंने हम पर यकीन नहीं किया। लेकिन अब क्या सच है और क्या झूठ, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बिगफुट से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप नहीं जानते कि बिगफुट क्या होता है, तो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बिगफुट के बारे में अच्छी जानकारी दी है, तो आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिगफुट एक बहुत ही बड़ा सा जानवर होता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है, जो कि अक्सर जंगलों में पाया जाता है। उसको देखे जाने की घटनाएं आज के समय में आए दिन सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन उसका किसी के पास भी पुख्ता सबूत नहीं होता। इसलिए कुछ लोग इसे बस एक मनगढ़ंत बनाया हुआ जीव भी कहकर टाल देते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद ये इस दुनिया का जीव नहीं है, ये एक एलियन है जो कि हमारी धरती पर नज़र रखता है। अब इसमें से क्या सच है और क्या झूठ, वो तो मैं नहीं जानता। वो तो अब आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा ये घटना सुनने के बाद। ये घटना घटी है कूपर नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ में, और अब आगे की घटना मैं आपको सुनाऊंगा कूपर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम कूपर है। ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि एक फैमिली के साथ में घटी थी, और उस फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए मैं और मेरी कुछ टीम फॉरेस्ट में गई थी। दरअसल मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ, और ये घटना है सन 2005 की। सन 2005 में हमारे ही पास के एक जंगलों में डिप्लॉयड था। मैं कौन से देश में था, कौन से शहर में था और कौन से जंगल में डिप्लॉयड था, वो मैं आपको नहीं बता सकता। इससे शायद दिक्कत हो सकती है, तो बस आप कहानी ही सुनिए। मैं आपको जगह के नाम नहीं बता सकता। मैं जब उस जंगल के पास में डिप्लॉयड था, तो दिन का वक्त था, जब हमारे पास एक आदमी का फ़ोन आया। वो आदमी बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में हमें कह रहा था कि उसका बच्चा खो गया है। वो और उसका पूरा परिवार जंगल के पास में कैंपिंग वगैरह करने के लिए आए थे, लेकिन अब उसका बच्चा नहीं मिल रहा। मैं अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर उस पॉइंट पर पहुंचा। मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चा इधर ही उधर कहीं जंगल में रास्ता भटक गया होगा। हम लोग उसे ढूंढेंगे और उस फैमिली के हवाले कर देंगे। जब मैं अपनी टीम लेकर उस पॉइंट पर पहुंचा, तो उस फैमिली मेम्बर का जो मर्द था, उसने मुझे ये बताया कि वो, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे यहाँ पर खेलकूद करने के लिए आए थे। उसमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। मेरे बच्चे यहीं खेल रहे थे, तभी उनमें से एक लड़का अचानक से गायब हो गया। जब मैंने उसकी बेटी से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो उसने बताया कि जब वो और उसका भाई यहाँ पर खेल ही रहे थे, तभी अचानक से फुटबॉल जो है वो जंगल के अंदर चले गई। और जब उसका भाई फुटबॉल लेने जंगल के अंदर गया, तो उसकी बहन को एक चीख सुनाई दी, और उसके बाद उसका भाई उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये बात सुनते ही मैं समझ चुका था कि हम 2-3 लोगों से तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने बाकी की और फोर्सेस को बुलाया, और फिर हमने एक बहुत बड़े पैमाने पे एक सर्च ऑपरेशन चालू किया। उस सर्च ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही मैंने सर्च ऑपरेशन चालू किया, सबसे पहले तो मैंने उस फैमिली को ये दिलासा दिया कि आपको आपका बेटा ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद हमने उस आसपास के इलाके को एकदम छान मारा। उस आसपास के इलाके में हमें एक बच्चे का जूता दिखाई दिया। उस बच्चे वाले जूते को जब हमने उस फैमिली मेम्बर को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि ये जूता उन्हीं के बेटे का है, जो कि उन्होंने खेलते वक्त पहना हुआ था। उसके बाद हम लोग और बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाने लगे। फिर हमें एक बहुत ही अजीबोगरीब से फुटप्रिंट्स मिले, जो कि किसी इंसान के फुटप्रिंट्स तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो किसी विशालकाय जीव के फुटप्रिंट लग रहे थे। वो फुटप्रिंट को फॉलो करते करते हम लोग कुछ ज़्यादा ही दूर आ गए थे। हम लोग
वापस उस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पर वो फैमिली मेम्बर ने अपना कैंप वगैरह लगाया था। हमने बहुत दिनों तक उसके बच्चे को ढूंढा, लेकिन हमें वो बच्चा कहीं नज़र नहीं आया। हमें उस जूते के टुकड़े के अलावा और कोई निशान नहीं मिले। हमने लास्ट में जाके उसके जो पिता था उसे ये कह दिया कि शायद आपके बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, हम उसे ढूंढने में सक्षम नहीं हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। फिर हम लोग हेडक्वार्टर्स आ गए और वो फैमिली नाराज़ होकर अपने घर चले गई। कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्तों से ऐसे ही कैजुअली बातें कर रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि कुछ दिनों पहले जो बच्चा जंगल में गायब हुआ था, वो बच्चे को गायब करने के पीछे शायद बिगफुट का हाथ होगा। मैंने पूछा कि आखिर ये बिगफुट क्या होता है, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उसने मुझे ये बताया कि शायद बिगफुट ने ही उस बच्चे को लेके गया होगा। बिगफुट एक बहुत ही बड़ा विशालकाय जीव होता है जो कि शायद बच्चों को खाना ज़्यादा पसंद करता है। उस जंगल में ऐसी बहुत सी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ये बात जैसे ही मुझे पता चली तो मैंने उस फैमिली को कांटेक्ट किया और उन्हें ये बताया कि शायद आपके बच्चे को बिगफुट लेके गया है। उस फैमिली को ये बात सुन के और ज़्यादा दुख हुआ। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये बात मुझे उस फैमिली मेम्बर को नहीं बतानी चाहिए थी। और उसके बाद ये केस में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ और ये केस वहीं का वहीं दब के रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगले वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। ये वीडियो मैंने बहुत ही जल्दबाजी में बनाई है, तो अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसे ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।